लिख के दे दीजिए भाई, वो भूलिएगा नहीं, फिर आप लिखेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। लिख के दीजिए। एक जरा कैमरा निकट में ले आइए, उस कैमरे को दिखा दीजिए लिख रहे हैं। लेके आइए वो कैमरा, गिम्बल वाला कैमरा लेके आइए। एक कैमरा जरा मंच पे लेके आइए, दिखाइए नेताजी लिख रहे हैं। मैं चुनाव से पहले, नहीं मैं नहीं लिखा, ना चुनाव से पहले। अच्छा, ना चुनाव से पहले, वो पेन थोड़ा सा से, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम। आपका पेन ही नहीं, अरे पेन ही नहीं ठीक चल रहा भाई, क्या एक दूसरा पेन दीजिए फटाफट। अच्छा जरा एक पेन लेके आइए, अच्छा पेन लेके आइए जल्दी से, किसी के पास भी कलम हो तो लाइए लाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। नहीं अब हो गया, ले लीजिए। साइन उससे कर दो, पढ़ दो भाई आप पढ़िए ना। ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम के बाद गठबंधन। ये सिर्फ प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत किशोर जी। रात को 3:30 बजे अपनी कैंपेनिंग खत्म करने के बाद पटना लौटे और दिन भर हम लोग साथ में थे। खूब बारिश हो रही थी, शामियाने तैयार थे, सभा के लिए तैयारी चल रही थी। जगह जगह बारिश के चक्कर में इनकी कई सभाएं खराब हुई। मन थोड़ा सा खराब हो रहा था कि क्या हो रहा है, कम है टाइम, और उसके बावजूद आप जगे। मैं ये भी बता दूं कि रात में इतने थक गए इनके ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ कि सुबह नेताजी जग के ड्राइवर सपोर्ट स्टाफ को जगा रहे कि भाई चलिए निकलना है। ये नेता का जोश है। बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर और प्रभाकर कुमार जो कि हम लोगों का बिहार का ब्यूरो देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे कैंपेन्स आपने मास्टरमाइंड किए हैं, स्ट्रेटेजाइज किए हैं। आपको एक तरीके से कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे अपनी इमेज बनाई। नेताजी ये बताइए क्या ज़्यादा आसान है, दूसरों को लड़ाना या खुद लड़ना? नहीं, यहाँ पर भी दूसरे को लड़ा ही रहे हैं। फ़र्क बस ये है कि एक नया फॉर्मेशन बनाकर उसको लड़ा रहे हैं, और इससे पहले की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो पहले से जो फॉर्मेशंस बने हुए थे उनको लड़ाया जा रहा था। लेकिन अगर आप 2014 को देख लीजिए मोदी जी का कैंपेन, तो वो भी एक तरह से नया ही फॉर्मेशन था, क्योंकि गुजरात का कोई किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी राष्ट्रीय दल का नेता बन जाए और फिर उसको उसके कैंपेन को अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक नया ही एक्सपेरिमेंट था। तो अभी भी चुनाव लड़ा ही रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। फर्क मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है आपके लिए, क्योंकि जितने भी देश के नेता है ना वो सब कहते हैं ठीक है बेटे कोचिंग करना एक बात है, आओ बैटिंग करके देखो फिर पता चलेगा कितना दम है तुम। नहीं, ठीक बात है। वो तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्रतिष्ठा तो दाव पर होती ही है। आप बंगाल आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, और आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो आपने कहा था कि ये मत कहो, 100 सीट वाला मत कहो वरना बीजेपी के ट्रोल आपको बर्बाद कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और अगर रिजल्ट वैसे नहीं आए होते तो शायद वो होता भी जो आप कहते हैं। तो जब कोई भी जीवन में आप रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना तो आपको हार से डर के तो आप नहीं बैठ सकते हैं। जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, कोई बात कहेंगे, तो उसमें गलती हो सकती है, कोई हम लोग भगवान तो है नहीं। तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनसुराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है, तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनसुराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनसुराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है, या यहाँ फॉर्मेशन जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए। ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। इतने लंबे समय तक वो होपलेस रहे हैं कि होपलेस सिचुएशन में रहे कि कोई नया चीज हो जाए, ये उनको विश्वास ही नहीं होता है। कई बार मैं बताता हूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप
अच्छे भले है आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है, और जहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफरर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं ये सही रास्ता हो सकता है। नहीं चल रहा वो साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप बोलें कि या तो 0 मारूंगा या 6 मारूंगा ना, ऐसा होता नहीं है। ये कहेंगे लोग कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अर्श पे हैं कि फर्श पे। अगर जैसे जो प्रशांत किशोर को मैंने इतने साल में देखा है, वो भाई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अर्श की एक सीलिंग होगी, फ्लोर होगा, फर्श होगा। फर्श का क्या फ्लोर है? मैंने बिल्कुल बताया, या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। वोट परसेंटेज में बताइए कि आपको लग रहा है कि आज की, क्योंकि मैं बताता हूं इसलिए क्योंकि जैसे प्रभाकर भी बताएंगे, पिछले कुछ दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर का कैंपेन वक्त से पहले पीक कर गया, कि एक दौर था जब खूब चर्चा थी, अब उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से टिकटें बढ़ रही थी ये वो, कि अब थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं उनका ऑब्जर्वेशन का एक अपना तरीका है। कब पीक पर उतार दें, कब आपको पीक पे बैठा दें, कब फर्श पे उतार दें। जब मैंने चलना शुरू किया था तो यही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो अपनी बात तो कहेंगे नहीं कि 3 साल पहले तो आपने कहा कि भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, कितने ही आए कितने गए, प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेंगे। फिर आप ही बता रहे हैं कि पीक पर थे। पीक पर क्या है, मतलब 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया को बाइट मिल रहा है तो आपको लग रहा है पीक पर है। बिहार के सुदूर गाँव में क्या हो रहा है उससे आपको, उसकी खबर आपको थोड़ी ना है। आप तो पटना में, मैं जब 2 साल चल रहा था बिहार में तो आपको लग रहा था प्रशांत किशोर का कुछ नहीं, वैसे कहीं घूम रहे होंगे रास्ते में, लेकिन न्यू तो उसी से बनी है। पटना में 1 महीना में उपलब्ध था, 2-4 हाई प्रोफाइल हाई डेसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो लोगों को लग रहा है भाई पूरे बिहार में इन्हीं की चर्चा चल रही है। वो तो घी की आग है, लकड़ी की आग। खाना जो है वो लकड़ी की आग पे बनता है, घी की आग पर खाना नहीं बनता है। मीडिया को घी की आग चाहिए। कुछ आपने कहा तुरंत आग भभका लग रहा है, यार तो प्रशांत किशोर बड़ा जलवा है, पूरे बिहार में इन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा वो तो प्रेस करके कोई कर सकता है, लेकिन वो चर्चा इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि गांव गांव में जनसुराज है, घर घर जनसुराज पहुंचा हुआ है, और घर घर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से वार्ता करके नहीं पहुंचा है। मैं तो करीब 1.5 साल पटना में नहीं आया हूं, बात दिल्ली और दूसरे जगह छोड़ दीजिए, मैं तो पटना भी 1.5 साल नहीं आया हूं शुरुआती दिनों में। तो वो गांव गांव लोगों ने देखा है, समझा है। और लीप ऑफ फेथ की जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार चूंकि सिंबल नया है, पार्टी नई है, और लोग कह रहे हैं यार बहुत अच्छा है लेकिन बिहार में हो पाएगा क्या। दैट इज वाई दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ इज व्हाट मेक्स स्टैटिस्टिक्स टेक ए बैक सीट। और जो रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है कि भाई ये संभव है कि सब कुछ होने के बाद भी कहेगा अच्छा ठीक है देखते हैं अभी थोड़ा दिन और इनको। प्रशांत आपने जब शुरुआत की थी तो आपकी पार्टी को एक एक्स फैक्टर, बिहार इलेक्शन में एक्स फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था, जिस तरीके से आपने यात्रा की। और अभी आप जब खुद से आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो लोगों में थोड़ी निराशा हुई है। उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने घोषणा भी की थी कि 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, 2 में से कहीं। देखिए यही बात है, आप लोग अपने हिसाब, कोई मेरा घोषणा दिखाते जहां मैंने कहा कि मैं 1 सीट पर भी लड़ूंगा। मैंने कहा अगर लड़ूंगा तो मैं दूसरों को बताता हूं कि या तो आपको अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, अपनी कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। उस नजरिए से मैंने कहा या तो मैं घर लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा पार्टी तय करेंगे। अगर वाला शब्द आप मिटा दिए, पार्टी तो और आप एक्स फैक्टर हमको कब बता दिए। एनडीटीवी ने तो हमको कभी एक्स फैक्टर बताया नहीं 3 बरस में। 3 बरस में तो आपने हमको कभी कवर किया नहीं। एक्स फैक्ट देखिए, आपको तो टीआरपी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर अभी राघोपुर में लड़ रहे होते, मीडिया को मजा आ रहा होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर के जो 2 लोग लड़ते हैं, धक्के तो उनको खाने हैं, पंचेस तो उनको लगने हैं, जो क्राउड बैठता है वो तो कहता है हाँ मारो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लगो लगो। तो आप तो स्पेक्टेटर हैं, आप अपने लिए स्पेक्टेकल चाहते हैं। वी कैन नॉट बी रनिंग आवर लाइफ बेसिस आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। पर जो एक और शख्स था जिसने यही कोशिश की जो आपने की, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बोला कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। नई दिल्ली सीट पर लड़ गए और शीला दीक्षित उस समय की मुख्यमंत्री को हरा दिया।
अगर आप उस तरह का करते तो लगता कि इसलिए- कप्तान इस- सामने नहीं, से बैटिंग इसलिए कर रहा है। देखिए, अब पहली आप बात- चूंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा, सुन, एक मिनट, ऐसी बात है, आपने ठीक कहा। एक तो आपने अच्छा कहा कि मैं और अरविंद केजरीवाल अलग हैं, क्योंकि अभी तक तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप तो दोनों एक ही जैसे हैं। हम उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। दूसरा, अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से भी देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे, शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। अब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर लड़ेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये पिछड़ों के नेता हैं इसलिए ये प्रशांत किशोर गए हैं उनको हराने के लिए। मगर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते या बिहार का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर वो लड़ रहा होता चुनाव, तब आपका सवाल एक बार को जायज़ था कि भाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये मतलब मीडिया को, ठीक है आपका वो सवाल जायज़ है, ये भी जायज़ है कि भाई अगर लड़ते तो और ज़्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है नहीं, पर इसका कि दूसरा बिहार के perspective- सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा नहीं, है। पर पीके इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से वो जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जन सुराज को कितना सीट कितना वोट आता है उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी एक जाएगी। परसेप्शन बनता है, एक परसेप्शन तो बनता है। परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उस थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है। जब भी हम लोगों ने जो पढ़ा है, समझा है कि जब भी आपको परसेप्शन दिखने लगे तो यू नीड टू पॉज एंड लुक एट द हार्ड फैक्ट। फैक्ट और परसेप्शन का हमेशा मिलान हो, ये जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, क्योंकि आप 11 अक्टूबर को जब राघोपुर गए थे, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाली बात होती है। 11 अक्टूबर को आप गए और वो क्लिप अगर हम चलाएंगे, वहां पर आपने लोगों के बीच जाकर के कहा कि भाई हम आए राघोपुर, और लोग ने वहां पे कहा बिल्कुल आप आइए। आप ठीक कह रहे हैं। आप कम से कम यू आर करेक्ट बाय सेइंग कि आई हैव सेड कि भाई यहाँ आए, लड़े, क्या कहें। और उन्होंने कहा हाँ आइए। बिल्कुल, तो ठीक। अब वो लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करोगे? क्यों हमने ठगा कहा, हुआ? आइए प्रशांत जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको उतने बाइट्स, उतने क्लिप्स दिखाने को नहीं मिल रहे हैं, और थोड़ा और मजा जो आपको आ सकता था मीडिया के हिसाब से, वो शायद मजा नहीं आ रहा है। सर देखिए, आप अनफेयर हो रहे हैं, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं, क्योंकि आप एक्स फैक्टर हैं। नहीं। और मैं एक सेकंड वो चलाना चाहती हूँ। नहीं, ओपनिंग, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग स्पीकर इसलिए नहीं है कि हम एक्स फैक्टर हैं। ओपनिंग स्पीकर इसलिए है कि हम व्यू लेकर आ रहे हैं। अभी जितने लोग मीडिया में हैं बिहार में, वो, और ये कोई परसेप्शन की बात नहीं है, अगेन हार्ड फैक्ट है। पिछले 3 साल में जो लोग, हम लोग भी जो आंकड़े देख रहे हैं, 2 ही चीज व्यूअरशिप ला रहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बीमारी। या उनके जो बीमारी कह लीजिए, या उनके जो 1-2 ऐसे आ जाते हैं, कुछ बोल दिया, कुछ मजाक कर दिया, इसके अलावा कोई, क्योंकि और इसको सीरियसली देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू लाने वाले लोग थे, लालू जी हैं नहीं, नीतीश जी कभी कोई ऐसा इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड या अदरवाइज दे नहीं रहे हैं, रामविलास जी रहे नहीं, सुशील जी हैं नहीं, तो व्यू लाने वाले कौन लोग हैं? किसको लोग सुनना चाहते हैं? पर ये व्यू जो है वोट में तब्दील हो, अब फिर वो अलग बात है। आपने कहा कि मैं सिर्फ लिमिटेड, वोट आप लाएंगे? चल अभी लिमिटेड मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि मैं आपके मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में क्यों हूं। नहीं, पर मेरी कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई और मैंने यही दिखाया, क्योंकि सोशल मीडिया इंप्रेशंस, डिजिटल व्यूज़, कौन सा इंटरव्यू कितना देखा जा रहा है, वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, इनको देख तो काफ़ी लोग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर नैरेटिव जानते हैं, माहौल बनाना जानते हैं, डिजिटल और सोशल के मास्टर हैं। ये डिजिटल और सोशल तक ही उनकी लड़ाई सीमित रह जाएगी, ये ज़मीन पे नहीं होता। भाजपा पूरे हाई लेवल पे कन्विंस्ड है कि आपका जो भी पॉलिटिकल गेम है वो डिजिटल और सोशल पे हो रहा है, वो धरातल पे नहीं होगा। चलिए, अब भाजपा के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं, जो कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे। किसी जमाने में मोदी जी इसी विधा को साध कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का, ऐसा लोग कहते हैं भी, उनका बहुत बड़ा डिजिटल का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का योगदान रहा है उनके प्रधानमंत्री बनने में। देखिए, जो एक सीक्वेंसिंग है, पहले लोग आपको जानेंगे, फिर लोग आपको सुनेंगे, फिर लोग उसको चर्चा करेंगे, फिर ही उसको वोट देंगे। रिवर्स नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले लोग वोट दे दें फिर चर्चा करें। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने कहा भी प्रशांत किशोर को जानता कौन है,
तो चलो भाई लोगों ने जान लिया। फिर लोगों ने जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो लोग मान रहे हैं। तीसरी आप कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चौथे स्टेप के लिए आप कह रहे हैं कि वोट देंगे कि नहीं। तो भाई पिछले तीनों स्टेप में आप मुझे किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी विशेषज्ञ का एक बाइट दिखा दीजिए जिसने वो तीनों में मुझे कहा था कि ये होगा। तो जब वो 3 में नहीं माने थे तो चौथे में भी नहीं मानेंगे, लेकिन चौथा मानेंगे जब 14 को इतिहास लिखा जाएगा यहाँ। तो अब देखिएगा, अब तब आपको कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। प्रशांत आपको अब अभी क्या है, मैं बोलूंगा, आप कह रहे नहीं ये तो हो नहीं सकता है, अब उसका कोई अंत नहीं है उस बात का। आप कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि कितनी सीट आएगा, कितनी सीटें आएंगी आपको। तो मैं कितनी बार भी कहूंगा, आप तो मानने वाले नहीं हो। कितने उम्मीदवार आपके लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए 243 हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, उसमें से 4 लोग अमित शाह जी के कर्टसी चले गए और भाजपा के लोगों ने उनको ले लिया। 238 एक आदमी और नहीं जो लड़ रहा है, तो 238 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि नाउ वी आर 8 और 10 डेज अवे, कि करीब करीब 220-25 लोग तो अपने ताकत के हिसाब से अच्छा लड़ रहे हैं। और 160 से 170 सीटों पर निश्चित तौर पर जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो ट्रायंगुलर वहाँ फाइट होगी, निश्चित तौर पर होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आपका आकलन नहीं हो सकता है कि नहीं उसको 5% आ रहा है, 8% आ रहा है, 10% आ रहा है, मेरा हो सकता है कि उसको 30% आ रहा है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट आपको 160 से ज़्यादा सीट पर निश्चित दिखेगी। और वो ट्रायंगुलर फाइट जनसुराज के उम्मीदवार और उसके प्रयास की वजह से है। प्रशांत, आपके विरोधी जो है आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आप हाई वैल्यू टारगेट चुन के सेंसेशन फैलाते हैं और इस विधा के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ये किया है, तो इसका क्या चुनाव में भी आपको फायदा मिलता है या आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट? मतलब हाई वैल्यू टारगेट का अगर वो बात होती तो हम 3 साल पहले से वही कर रहे हैं, तो वो भी प्रेस करते 2-3 साल पहले भी अगर हम करते वो प्रेस, तो भी वो उतना ही हाई वैल्यू क्रिएट माना जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने अगस्त में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किसी के भ्रष्टाचार पर या सम्राट चौधरी के आपराधिक बैकग्राउंड पर, तो उसका कोई महत्व नहीं है। 3 साल पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। बिहार की राजनीति साधारण तौर पर जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आप खुद अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। सवाल ये है, और ट्रेडिशनल सोच बिहार के बारे में रही है कि अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर बनना या अपर कास्ट के लिए बिहार की राजनीति में अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ये प्रयोग कामयाब होता है तो उस जो बहुत बड़ी एक थ्योरी रही है उस पर एक सवाल खड़ा होगा। दूसरा ये कि यहाँ पे क्लास पे वोट नहीं पड़ता, जैसे दिल्ली में क्लास पे वोट पड़ता है, आम आदमी पार्टी को उससे फायदा हुआ। यहाँ पर वोट पड़ता है ज़्यादातर जात पे। आपके हिसाब से कौन सी वो सोशल कम्युनिटीज, अगर एक तरफ मुस्लिम यादव फॉर्मिनेशन है, एक तरफ ईबीसी और अपर कास्ट है, कौन सी कास्ट आपकी तरफ आ रही है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग तो डेटा को समझने वाले लोग हैं। 2 बातें कि क्या बिहार में जात की राजनीति, इसकी डिग्री और इसकी इंटेंसिटी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा या कम है? तो मैं अक्सर एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि पिछले 20 साल में वो चुनाव जहाँ पूरे देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, उस समय बिहार में क्या हुआ। 1984 में कांग्रेस को भारी सफलता पूरे देश में मिली, तो बिहार में भी कांग्रेस को करीब करीब 100% सफलता मिली। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह जीत कर आए, जनता दल जीत कर आया, तो बिहार में भी बीपी सिंह को उतनी ही सीट मिली। 2014 में मोदी जी का लहर चला, तो बिहार में भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। और तब याद रखिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे 14 में। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी पुलवामा के नाम पर 39 सीट जीत कर आई भाजपा। ये चारों एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो आपको ये क्या दिखाता है कि जब जब, जिसको आप लोग कहते हैं लहर वाला इलेक्शन है, जब जब कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई विषय जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और समाज के अन्य अलग अलग वर्गों के लोग ऊपर उठकर उन्होंने किसी एक दल या पार्टी को वोट किया, तो बिहार में भी वो हुआ है। तो ये सिंगल आउट करना कि बिहार में जाति ज़्यादा है, उसका कोई आंकड़ा, कोई मतलब बैकअप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बिहार में जाति उतनी है जितनी कर्नाटक में है, जितने आंध्र में है, जितना गुजरात में है, जितना महाराष्ट्र में है। लेकिन आप जब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को या इस तरह के किसी प्रयास को आप लोग जब इंटरव्यू करते हैं, असेस करते हैं, तो वहाँ ये नहीं पूछिएगा कि मराठा और कुंबी को कैसे साधिएगा। आंध्र में आप ये नहीं कहिएगा कि कापू कम्मा रेड्डी को कैसे करोगे। कर्नाटक में आप लिंगायत वोक्कालिगा की बात नहीं करोगे, क्षत्रिय पटेल की बात गुजरात में नहीं करोगे, यूपी में जात की राजनीति की बात नहीं करोगे। बिहार है तो कहते सब कुछ जाति पर हो रहा है।
तो एक तो ये पूर्वाग्रह दिखाता है। दूसरा, अगर आपने अभी जो कहा कॉम्बिनेशन की MY एक और है और बाकी लोग दूसरे तरफ हैं, तो भाई जो हार्ड फैक्ट है, पिछली बार 74% वोट इन दोनों फॉर्मेशंस को पड़ा है। तो जो 25% लोग, 26% लोग जिन्होंने इन दोनों फॉर्मेशन को वोट नहीं दिया, उनकी जाति है कि नहीं है कि वो यूपी के लोग हैं? वो भी तो किसी जात के ही है ना लोग। अगर आप जन्म आपका हुआ है तो किसी न किसी जाति के होंगे। तो अगर आप कह रहे सारा MY लालू जी के साथ है और बाकी सब NDA के साथ है, तो वो 26% कौन है जिसने कि वोट इन दोनों को नहीं दिया? उनकी जाति क्या है वो भी बता दो भाई, हमको नहीं पता है, आपको पता होगा कि उनकी जाति क्या है जिन्होंने इन दोनों को नहीं दिया। मतलब अपने से बैठा के बना दिया, सारे MY लालू जी को वोट दिए। किसने कह दिया? अगर सारे MY ने लालू जी को वोट दिया तब लालू जी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए था। तो जो जन स्वराज की पॉलिटिक्स थी, आपने बार बार बोला था कि हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कि हम कास्ट बेस्ड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। अब जबकि हम फाइनल ओवर में आ गए हैं इस इलेक्शन के, क्या आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने इस कास्ट पॉलिटिक्स को हरा दिया, या कास्ट पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा टेम्पर कर दिया प्रशांत किशोर को? बिल्कुल नहीं। मतलब पहली बार आपने ब्रेक कर दिया। आपने ब्रेक करने की पहली बात आप ये समझिए कि हमको कास्ट पॉलिटिक्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हर दौर में कुछ लोग हैं जो जातियों की राजनीति करते हैं। जाति को समझना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। अब जनसुराज के 240 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वो भी तो किसी जाति के हैं, ऐसा तो जाति उनका इरेज तो हो नहीं सकता है। अगर पद्मजा जोशी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जाति तो है, आप जाति की राजनीति करें या ना करें। आपने जाति देख के टिकट दिया? नहीं ना, बात नहीं समझ रहे हैं। हम कुछ भी देख कर टिकट दें, अल्टीमेटली आप उसको उस लेंस से देखना चाहते हैं तो आप तो कहिएगा कि इतने अति पिछड़े को दिए, इतने दलित को दिए, इतने OBC को दिए। क्योंकि कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जाति को इरेज तो नहीं कर सकता है, लेकिन कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज जाति की राजनीति कर रहा है। कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के नेता हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि जाति की राजनीति टू दैट एक्सटेंट वी हैव बीन एबल टू ब्रेक। कोई ये नहीं कह रहा है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर या जो इसका जो नेतृत्व है वो सवर्ण का है कि OBC का है कि EBC का है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये टिकेंगे नहीं, बिहार में चुनाव हार जाएंगे, इनको समझ नहीं, वो सब कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि हम लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत जी, आपने जिस दिन अपनी दूसरी लिस्ट रिलीज की थी उस दिन आपने कुछ कहा था, मैं एक बार वो आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर हम वो चला सकें। सबसे पहले तो बात ये कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति, उनकी संख्या के हिसाब से जो भागीदारी की बात कही गई थी उसके अनुरूप आपको वो सूची दिखी होगी। उसमें अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, OBC समाज के लोग हों, और उसके नीचे भी जिस समाज की जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से उनको भागीदारी दी गई है। सबसे पहले तो प्रशांत जी, ये तो आपने खुद ही बोला कि उनको उनके समाज के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से भागीदारी दी गई, तो आपने नहीं, आपने सुना ही नहीं। आप उसी स्टेटमेंट को आपने जो चलाया प्रूफ के तौर पर, बिल्कुल ठीक बात है कि जनसुराज के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जब हम अपना कोई भी फैसला करेंगे भागीदारी को लेकर, तो उसमें समाज के पांचों वर्ग, सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, EBC वर्ग, मुस्लिम और दलित, इन पांचों समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। लेकिन चुनाव का जो आधार है वो मेरिट है। और साथ में ये कहा गया, मान लीजिए 1000 मेरिटोरियस लोग, काबिल लोग चुन के आ गए, चुनाव टिकट तो 243 को ही देना है, तो 1000 लोगों में से 243 जब चुनेंगे, काबिल सब हैं, तो उस समय ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ सामान्य वर्ग के ही काबिल लोग आ जाएं। ये बात कही गई। इसमें जाति की राजनीति क्या है? भागीदारी, मैंने फिर वही आपको कहा कि जातियों की समझ होना और जातियों की राजनीति करना। हम उसमें तो कह नहीं रहे कि सारे अगड़े एक हो जाओ भैया, तुमको हमने टिकट दिया है। हमने ये तो नहीं कहा कि सारे OBC EBC एक हो जाओ, आपको जनसुराज ने टिकट दिया है। ये कहा गया है कि सभी वर्गों को जो वादा किया गया था उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी गई है। क्योंकि सर, जब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से ये नारा आपका है? नहीं, मेरा नहीं है, मतलब जिसका भी है संख्या के हिसाब ना, से ये नारा मैंने नहीं दिया। मैंने, ऐसा है, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूं, आप स्टेटमेंट को एक हिस्सा इरेज करके दिखा रहे हैं। उस एक लाइन उसमें यह भी कहा गया है कि सिलेक्शन का आधार मेरिट है, सही लोग हैं, लेकिन सही लोग 243 नहीं है ना, 243 से ज्यादा हैं। तो उसमें फिर कैसे आप बांटेंगे कि कौन से सही लोग? सारे ब्राह्मण ही लड़ जाएंगे, यही सही लोग हैं?
या सारे अति पिछड़े ही लड़ जाए, या सारे यादव ही लड़ जाए, या सारे दलित ही लड़ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो एक सेकेंड डिग्री फिल्टर है कि जब आप लोगों का चुनाव कर रहे हैं तो उस समूह से जिस समाज की जितनी संख्या है उतना कोशिश करके उतनी भागीदारी उनको दी जाए। जनसुराज ने मान लीजिए पहली बार यहाँ के इतिहास में हम लोगों ने अति पिछड़ों को, हिंदू अति पिछड़ों को करीब करीब 55 सीट दिया है, उनकी संख्या के हिसाब से दिया है। उसके लिए कोशिश करी है कि उतने लोग, उतने काबिल लोग निकाले जाएं और तब उनको दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि जनसुराज को अति पिछड़ों की राजनीति अलग से कर रहा है, या मुसलमानों को 34 सीट दिया गया है, उनकी संख्या है इसलिए उनको 34 सीट दिया गया है। अगर कोई आपका वोट बैंक है तो आप एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं माइग्रेंट वोटर्स को अपना वोट बैंक बनाने की, जो युवा हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नौकरियों में काम करते हैं, जो वापस आए हैं छठ के लिए, दीपावली के लिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका वोटर बन जाए। लेकिन वो अलग अलग जातियों से भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जाति से एक कदम ऊपर उठते हुए एक माइग्रेंट वोट बनेगा प्रशांत किशोर की पार्टी का? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम लोग का जो वोट बैंक है, या जो आप स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, वो ये है जो बिहार में बदलाव चाहता है और दोनों गठबंधनों से उबा हुआ है। आप उसको जाति के लेंस से देखना चाहते हैं तो मैंने जैसा कहा कि 25% लोग जो दोनों गठबंधनों को वोट जिन्होंने नहीं दिया है, उसको आप जातियों के हिसाब से भी देख सकते हैं कि किस जाति के लोग हैं जो ज़्यादा है, या उसको प्रोफेशन के हिसाब से देख सकते हैं, या उसके जो वर्क लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। वो तो सेकेंड या थर्ड डिग्री फिल्टर है। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लोग जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, इन दोनों फॉर्मेशन से उबे हुए हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जनसुराज। क्योंकि आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, उसकी छोटी सी उसका एक हिस्सा मैं दिखाना चाहता हूँ, 1280 दिन। मेरी डॉक्यूमेंट्री, ये जनस्वराज ने एक फिल्म बनाई है आपके समर्थकों ने, जिसमें आप अपनी बात बोल रहे, तो उसका एक हिस्सा दिखाते जो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स को कैप्चर भी कर। ओके, दैट सीम्स टू बी, आई थिंक इस पे कुछ इशू है, बट वो बेसिकली 1280 दिन जो आपने बिताए हैं इस संघर्ष में, उसकी जो बात आप कर रहे हैं, वो 1280 दिन की आपकी सिंगल बिगेस्ट लर्निंग क्या है? सिंगल बिगेस्ट लर्निंग ये है कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा गरीब, उससे कहीं ज़्यादा बदहाल या दुर्दशा की स्थिति में लोग यहाँ पर हैं। मैं बिहार से हूँ, थोड़ी बहुत आंकड़ों की समझ है, ऐसा कह सकता हूँ। और यहाँ प्रोफेशनली भी जब मैं यूएन में था तब भी यहाँ पर मैंने 2 साल काम किया है, और यहाँ पढ़ाई लिखाई भी की, 2 साल काम भी किया, और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ समय यहाँ बिताया है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इस बात की समझ है कि बिहार की समस्याएं क्या हैं या बिहार के लोगों की स्थिति क्या है। लेकिन जब मैं नीचे गया हूँ, 3 साल जो मैंने काम किया है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बहुत ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू हैं जो आंकड़ों में नहीं दिखते हैं। आंकड़ों में ये नहीं दिखता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल एक दे के बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2015 का मैंने एजेंडा एक तरीके से महागठबंधन का सेट किया था। 7 निश्चय का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये जो वृद्धा पेंशन है उसकी बात नहीं कही थी, जो कि बिल्कुल छोटा चीज़ था, किया जा सकता था। क्योंकि मुझे उस समय समझ ही नहीं थी कि 400 रुपया का जो मासिक पेंशन है वो कितना महत्वपूर्ण है उस महिला के लिए, या उस विधवा के लिए, या उस विकलांग के लिए, जिसको कि पूरा महीना 400 रुपये में बिताना पड़ता है। तो जब मैं पैदल चला और मैंने देखा कि भाई लोग उसका भी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो 400 रुपये आए तो मैं दवा खरीदूंगी, तो ये चीज़ें जो आंकड़ों में आपको नहीं दिखती है। पहले मुझे आंकड़ों में दिखा होगा कि 1.25 करोड़ लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, वो आगे बढ़ गई बात। तो एक लाइन में समअप यही करूंगा कि जितना आंकड़ों में बिहार गरीब दिखता है, उससे बहुत ज़्यादा गरीब और बदहाल ज़मीन पर है। कुछ सवाल हम लेते हैं हमारे साथियों से जो कि हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। सुमित अवस्थी मुझे दिख रहे हैं। सुमित, पूछिए। ऑडिबल? हेलो प्रशांत जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। आज से 22 दिन पहले मैं आपसे आपके घर में मिला था, इसी शहर पटना में। मेरा घर नहीं है, जहाँ भी आपका कैंप ऑफिस कह लीजिए आप। नहीं, उसको भी चला दीजिएगा आप लोग की। नहीं, जो अब मुझे तो आपने वहीं बुलाया था कि हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम चल के आए थे। जो भी था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं दूसरी बड़ा वायरल हुआ है वो। थैंक्स टू यू ना, थैंक्स टू मी, थैंक यू। थैंक्स टू द कंटेंट।